नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो की शुरुआत 3 ऐसे सवाल से कर रहे हैं जो हर भारतीय को जानना चाहिए। सवाल नंबर 1 है कि अगर भारत 1947 में आजाद हुआ तो उसी दिन उसे 2 हिस्सों में क्यों बांट दिया गया? अगर भारत 1947 में आजाद हुआ तो उसी दिन उसे 2 हिस्सों में क्यों बांट दिया गया? सवाल नंबर 2, क्या सिर्फ एक नेता की वजह से भारत का बंटवारा हुआ या इसके पीछे कई वर्षों तक छिपी हुई राजनीति भी है या कई घटना भी? सवाल नंबर 3, क्या भारत का बंटवारा को भी रोका जा सकता था उस टाइम? उस वक्त जब भारत आजाद हुआ था, जिस दिन भारत का बंटवारा हुआ, तो बंटवारा होने से पहले क्या भारत का बंटवारा भी रोका जा सकता था? ये 3 ऐसे सवाल है जो भारतीयों को झंझोर के रख देता है। आज हम इन तीनों सवालों का जवाब इतिहास के आधार पर बिल्कुल आसान भाषाओं में समझने की कोशिश करें। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, तीनों सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। दिन था 1947 और 1947 से पहले जो आज की जो भारत है वो ऐसा नहीं था। आज जो हम लोग भारत को देखते हैं ना, ये भारत 1947 से पहले ऐसा ही नहीं था। उस समय आज के भारत भी थे, पाकिस्तान भी थे और बांग्लादेश भी शामिल थे। अंग्रेज के आने से पहले यहाँ अलग अलग राजा थे, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने तो पूरे भारत पर शासन स्थापित कर दिया। आज का जो भारत है, तो आज के भारत 1947 से पहले इसमें बांग्लादेश था, पाकिस्तान था। ये एक अखंड भारत है, इसमें सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग आपस में रहते थे। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी चाल खेला कि अगर यहाँ के लोग एकता में बने रहे तो मेरा जो शासन है वो बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। तो अंग्रेज ये बात जानते थे। अंग्रेज फिर उसके बाद क्या किया कि एक नीति अपनाया। अंग्रेजों का एक नीति था, डिवाइड एंड रूल। इसको हिंदी में कहते हैं फूट डालो और राज करो। उन्होंने यहाँ के लोगों को धर्म, जाति और समुदाय के आधार पर अलग अलग पहचान देना शुरू कर दिया। लोगों को अलग अलग समूहों में बांट दिया, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और समुदाय के नाम पर। इससे राजनीति की दूरी और भी बढ़ती गई। लोग क्या हुआ कि इससे जब बढ़ते गए, इससे राजनीति की दूरी बढ़ती गई। फिर उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ पूरे भारत में सबसे पहला क्रांति स्टार्ट, जो कि 1857 ईस्वी में हुआ। 1857 के विद्रोह में कई हिंदू, मुसलमान सैनिक ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया। सब मिलकर आपस में सब एकता में बटे हुए थे। इससे अंग्रेजों ने सीखा कि अगर लोग एकजुट रहे तो ब्रिटिश शासन टिक नहीं पाएगा, ब्रिटिश शासन बहुत जल्द भारत से समाप्त हो जाएगा और हमको यहाँ से फिर वापस जाना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि अलग अलग समुदाय के बीच अविश्वास बढ़ाने की नीति अपनाने लगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1906 ईस्वी में भारत में, क्योंकि उस वक्त भारत आजाद नहीं था, अंग्रेजों के गुलाम में थे, और उस वक्त आज के भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश भी शामिल था। और 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। शुरुआत में इसका उद्देश्य था कि मुसलमानों के राजनीतिक आधारों की रक्षा करना। इसका उद्देश्य था मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। समय के साथ साथ इसके कुछ नेताओं ने अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग का समर्थन करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया, उस मुस्लिम लीग के नेताओं ने क्या किया कि एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बननी चाहिए, उसका मांग का समर्थन करना शुरू किया। फिर उसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच रास्ते अलग होते गए। कांग्रेस का विचार अलग होता गया और मुस्लिम लीग का विचार अलग अलग होता गया। मुस्लिम लीग के कई नेताओं का मानना था कि मुसलमानों के राजनीतिक हितों की अलग सुरक्षा होनी चाहिए। मुस्लिम लीग के जो बड़े बड़े नेता थे, उन लोगों का यह मानना था कि ये जो मुसलमान है तो मुसलमानों के राजनीतिक हितों पर एक अलग सुरक्षा होनी चाहिए। यही से दोनों दलों के बीच मतभेद बढ़ता गया। कांग्रेस का विचार कुछ और था और मुस्लिम लीग का विचार कुछ और था। दोनों के बीच में मतभेद बढ़ता गया। अब दोनों के बीच में चुनाव का जो व्यवस्था था वो अलग अलग होता है। 1909 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत 1909 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन शुरू किया गया। दोनों का जो चुनाव व्यवस्था था अब अलग होता गया। सेपरेशन इलेक्टोरेट्स होता गया, शुरू हो गया 1909 ईस्वी से। इतिहासकारों के अनुसार
इससे धार्मिक पहचान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बीच संबंध और मजबूत हुआ। क्या हुआ? धार्मिक संबंध के बीच मजबूती बना। 1937 में चुनाव हुआ। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को कई प्रांतों में सफलता मिली। कई अलग अलग प्रांत में कांग्रेस को सफलता मिली 1937 के चुनाव में। मुस्लिम लीग को उम्मीद के अनुसार सफलता नहीं मिला, जितना सफलता मिलना चाहिए था, उन लोगों का जितना उम्मीद था उतना नहीं मिला। इसके बाद मुस्लिम लीग ने अपने जनाधिकार को बढ़ाने पर अधिक जोर देना शुरू कर दिया। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर दिया। इसी प्रस्ताव को बाद में पाकिस्तान की मांग का आधार है। इससे पाकिस्तान की मांग का शुरुआत हुआ। हालांकि मुस्लिम लीग के नेताओं ने मुस्लिम राष्ट्र की पहले से ही मांग रखा था, लेकिन 1940 ईस्वी में एक प्रस्ताव पारित हुआ कि पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बननी चाहिए, क्योंकि 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस समय अंग्रेज कमजोर पड़ गया था। द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ था 1939 से 1945। ब्रिटेन पूरी तरह से सैन्य रूप से कमजोर हो गया था। अब उसके लिए भारत पर लंबे समय तक शासन करना कठिन हो गया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ ना, तो द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में अंग्रेज अगर देखा जाए आर्थिक रूप से या सैन्य रूप से देखा जाए तो पूरी तरह से कमजोर हो गया था। अब अंग्रेजों को लगने लगा कि हम लोग लंबे समय तक भारत में नहीं टिक पाएंगे, टिकना हम लोगों के लिए मुश्किल है। 1946 का जब चुनाव हुआ तो 1946 के चुनाव में मुस्लिम लीग को मुसलमानों के लिए आरक्षित अधिकांश सीटों पर बड़ी सफलता मिली। जो आरक्षण सीट था, जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, तो वहां पे क्या हुआ कि 1946 के चुनाव में मुस्लिम लीग के मुसलमानों को आरक्षित अधिकांश सीटों पर एक बहुत बड़ी सफलता मिली। इससे उसे यह दावा करने का राजनीतिक आधार मिला कि वह मुसलमानों का प्रमुख प्रतिनिधित्व करती है। वो उसका जो मुस्लिम लीग था उसका भी ये जो है आधार मिल गया कि मुसलमान उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, कि मुस्लिम लोग चाहते हैं कि एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बने। डायरेक्ट एक्शन डे कब? 16 अगस्त 1946। डायरेक्ट एक्शन डे जिसको कहते हैं, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया और इसके बाद कोलकाता सहित कई स्थानों पर गंभीर सांप्रदायिक हिंसा भी हुआ। बहुत जगह हिंसा हुआ, इसके वजह में कोलकाता सहित और भी कई स्थानों पर हिंसा हुआ, सांप्रदायिक हिंसा। आने वाले महीनों में अन्य क्षेत्रों में भी हिंसा धीरे धीरे फैलता गया, धीरे धीरे ये बढ़ता गया। सवाल ये भी आता है, क्या महात्मा गांधी बंटवारे के पक्ष में थे? क्या महात्मा गांधी भी चाहते थे कि इस देश का बंटवारा हो? महात्मा गांधी लंबे समय तक भारत के विभाजन के वो विरुद्ध थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारा ये जो अखंड भारत है इसका बंटवारा हो। सब एक साथ रहे, सब मिलजुल करके धर्मनिरपेक्ष के तौर पर अपने अखंड भारत में काम करते रहे। वो चाहते थे कि सभी धर्मों के लोग एक देश में मिलकर। हालांकि अंतिम राजनीतिक निर्णय अनेक नेताओं, ब्रिटिश सरकार और तात्कालिक परिस्थितियों के बीच हुए समझौते से प्रभावित हुआ। उसके बाद फिर जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की भी इसमें कई अहम भूमिका है। जब देश में हिंसा बढ़ती गई, फलता फूलता गया, जगह जगह पे हिंसा होने लगा, सांप्रदायिक दंगे होने लगे, तो जब देश में हिंसा बढ़ रही थी और सत्ता हस्तांतरण का समय नजदीक था, तब कांग्रेस के नेतृत्व के सामने कठिन गुजर। कई इतिहासकारों के अनुसार उस समय उन्हें लगा कि विभाजन स्वीकार करने में सत्ता का हस्तांतरण जल्दी होगा और गृह युद्ध जैसी स्थिति को सीमित किया जा सके। कांग्रेस को भी यह विकल्प, उसके पास एक ही विकल्प था कि अगर इसका जो विभाजन कर देते तो गृह युद्ध जैसी समस्या और नहीं है। यह एक विवादित ऐतिहासिक विषय है और अलग अलग इतिहासकार इसे अलग अलग निष्कर्ष के तौर पर इसको पहचानते हैं। फिर इसमें मोहम्मद अली जिन्ना का भी भूमिका शामिल है। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के एक प्रमुख नेता थे। वो बहुत बड़े नेता थे, मतलब एक प्रमुख नेता थे मुस्लिम लीग का। उन्होंने अलग राष्ट्र का जो मांग था उसका नेतृत्व किया, उसका समर्थन किया। उनके समर्थकों का मानना था कि अलग देश मुसलमानों की राजनीतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है। क्या मानना था? कि अलग जो देश बनेगा मुसलमानों के लिए तो उसका राजनीतिक सुरक्षा के तौर पर एक आवश्यक है, क्योंकि यहाँ हमारा जो अखंड भारत था उस वक्त इसमें बहुत जगह पे सांप्रदायिक दंगे चालू हो चुके। दूसरी ओर इतिहासकार मानते हैं कि यदि अधिक राजनीतिक समझौते होते तो विभाजन टाला भी जा सकता था। हाँ, मुस्लिम लीग
और कांग्रेस के बीच में अगर समझौता होता गहराई से तो यह विभाजन को दूर भी किया जा सकता। लॉर्ड माउंटेन की भी इसमें भूमिका होती है। और लॉर्ड माउंटेन कौन थे? ये एक अंग्रेज के थे। लुईस माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय। उन्होंने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को और तेज किया। अंग्रेज भी चाहते थे कि इस देश का बंटवारा हो, अंग्रेज भी चाहते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जल्दबाजी में सीमाएं तय होने से भ्रम और हिंसा और भी बढ़ी, क्योंकि जल्दबाजी में पाकिस्तान का हिस्सा को बांट दिया गया, भारत के हिस्से को बांट दिया गया। लेकिन क्या हुआ कि इससे और भी हिंसा बढ़ता गया। फिर उसके बाद साइक्रिल रेड क्लिफ, जो भारत और पाकिस्तान को अलग करता है, जो सीमा भारत और पाकिस्तान को अलग करता है, उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, तय करने का काम दिया गया। उन्होंने बहुत कम समय में सीमा रेखा को तैयार किया। सीमा घोषित होने के बाद लाखों लोगों का अचानक अपना घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि बीच में जो सीमा तैयार हुआ तो पाकिस्तान अलग बन गया, भारत अलग बन गया। लाखों लोगों को क्या हुआ कि अपना घर छोड़ना पड़ा। सबसे बड़ा पलायन था कि जो पाकिस्तान में हिंदू और सिख 1947 से पहले रहते थे, अब वहाँ अनाउंस किया गया कि वो अब भारत चले जाएं। और भारत में जो मुस्लिम लोग रहते थे, यहाँ अनाउंस किया गया कि जो भारत के मुस्लिम है अपनी इच्छा अनुसार आप उस राष्ट्र में जा सकते हैं। तो इतिहासकारों का कहना है 1 से 1.5 करोड़ लोगों ने सीमा पार की, उधर से इधर और इधर से उधर। लाखों लोगों की जान हिंसा में गई, अनगिनत परिवार बिछड़ गए। इसे आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े मानवीय पलायनों में से एक माना जाता है। 1 से 1.5 करोड़ लोग पलायन किया था, इधर से उधर और उधर से इधर भी आता। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर इन सबका जिम्मेदार कौन है? इतिहास का गंभीर अध्ययन बताता है कि किसी एक व्यक्ति को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराना यह सही नहीं है। इतिहासकारों का यह कहना था, क्योंकि ये सवाल आता है कि इसका जिम्मेदार कौन है। लगभग 1 से 1.5 करोड़ लोग भारत से पाकिस्तान या पाकिस्तान से भारत जो है पलायन जो किया, तो इसका जिम्मेदार कौन? लेकिन इतिहासकारों के अध्ययन से यह पता चलता है कि किसी एक व्यक्ति को इसका गलत ठहराना बिल्कुल सही नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है, ब्रिटिश शासन का था कि वोट डालो और राज करो की नीति। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक मतभेद पैदा हो गए, अलग राष्ट्र की मांग पैदा हो गई, सांप्रदायिक तनाव और हिंसा बढ़ता गया, सत्ता हस्तांतरण की जल्दबाजी हुई। उस समय के जटिल राजनीतिक निर्णय, इसी कारण इतिहासकारों के बीच आज भी इस विषय पर अलग अलग मत पाए गए। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है, अलग अलग इतिहासकार इसमें अलग अलग विचार करते हैं। तो अगर देखा जाए कि इन बातों से निष्कर्ष यह निकलता है कि भारत का जो बंटवारा केवल नक्शे का बदलाव नहीं था। भारत का बंटवारा केवल नक्शे का बदलाव नहीं था, यह करोड़ों लोगों के जीवन, परिवार, संस्कृति और यादों को बदल देने वाली घटना थी। इतिहास हमें यह सिखाता है कि लोकतंत्र में संवाद, विश्वास और शांतिपूर्ण समाधान बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। जटिल इतिहास घटनाओं को समझने के लिए कई स्रोतों और कई अलग अलग दृष्टिकोण का अध्ययन करना चाहिए, न कि केवल किसी एक व्यक्ति का समूह या दोषी मान लेना चाहिए। इतिहास का उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए सीख लेना है। क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों का जो मत होता है ना, वो अलग अलग होता है। हर अलग अलग इतिहासकार इसको अलग अलग तरीके से बताते हैं। इसलिए अलग अलग इतिहासकारों का जो अध्ययन करना है बहुत ही जरूरी है, बल्कि भविष्य के लिए एक सीख है। ये नफरत फैलाना नहीं है, इतिहास का माने नफरत फैलाना नहीं, अलग जो है बहुत तरह से बातों को सीख देना। तो आज की वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को तीनों सवालों का जवाब मिल गया होगा।